नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गोवा में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी ने उनके उत्तराधिकारी का नाम तय कर लिया है। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष और पर्रिकर के बेहद करीबी प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उनके नाम को लेकर सहयोगी दलों ने जबरदस्त सौदेबाजी की है, जो आखिरी वक्त तक चलती रही है। इसका नतीजा यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के नेता सुदीन धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी के नेता विजय सरदेसाई उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि इससे पहले दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा है। एक तरफ पर्रिकर का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो दूसरी तरफ कुर्सी को लेकर जबरदस्त उठापटक चलती रही। कांग्रेस ने उनके निधन से पहले और मृत्यु की खबर आते ही राज्य में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। आज कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलकर भी आए। वे सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। विधानसभा का गणित कुछ इस तरह है, आपको दिखाते हैं कि विधानसभा की तस्वीर क्या है। 40 सदस्यों की गोवा विधानसभा में अभी 4 जगह खाली है। 36 विधायकों में बीजेपी के पास स्पीकर को मिलाकर 12 विधायक हैं। उसे एमजीपी और जीएफपी के 3-3 विधायकों का समर्थन हासिल है। 3 निर्दलीय भी सरकार के साथ हैं, तो उन्हें मिलाकर बीजेपी के पास 21 विधायक हो जाते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा है। उधर कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं, उसके साथ एनसीपी का भी 1 विधायक है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को छोटी पार्टियों ने इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि मनोहर पर्रिकर सीएम बने। अब वे नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के आधार पर मौका मिलना चाहिए था। तो ऐसे में सवाल है कि क्या सबसे बड़ी पार्टी के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था, और सहयोगियों के दबाव से मजबूर क्या बीजेपी वहां पर एक स्थायी सरकार दे पाएगी? हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विनीत गोयनका और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील आहिरे साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप किस आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं? देखिए, जब इलेक्शन हुआ था तभी भी हमारे पास बहुमत था और हमें ये लगा था कि अब हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जो बहुमत में और सिंगल लार्जेस्ट में फर्क है। नहीं, बहुमत मतलब 21 का आंकड़ा तो नहीं था आपके पास, आपके पास 16 विधायक थे। नहीं, तभी की बात कर रहा हूं मैं। तभी भी हमारे पास बहुमत था और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे हम। अच्छा। और हम इस चक्कर में रह गए कि हम लोग अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो नेचुरली हमको पहले बुलाया जाएंगे और फिर हम लोग जो है जैसे दावा पेश करेंगे, उसके बाद हमारा फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट होगा और हम लोग हमारा सरकार बना लेंगे। लेकिन वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी एकदम हरी में थे, एकदम जल्दी में थे जी। और उन्होंने तभी भी हमें मौका नहीं दिया। उन्होंने तभी भी बैकडोर से चर्चा की, जो निर्दलीय थे और अन्य दलों के साथ उन्होंने चर्चा की। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्शन के सामने गए थे तब हम सारे दल और कांग्रेस एंटी बीजेपी कैंपेन में थे। हम लोग, हमारा जो एजेंडा था वो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर थी। कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी है, सेक्युलर आइडियोलॉजी, वह आइडियोलॉजी के साथ हम लोग वहां गए थे इलेक्शन में जी। तो मैंडेट जो है गोवा के जनता ने सेक्युलर आइडियोलॉजी को दिया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही मैंडेट दिया था। लेकिन आप बहुमत के आंकड़े से पीछे थे। मैं आपको बार बार वही याद दिला रहा हूं, बहुमत का आंकड़ा 21 का होता है गोवा में। आपके 16 विधायक जीत करके आते, तो 5 की कमी आपके पास थी, तो आपको कोई जनता ने सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था? नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो हमसे भी बहुत कम थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के 11 है और हम आज भी बहुमत में हैं। हम आज भी सिंगल लार्जेस्ट है और हमने कल परसों ही हमने दावा इसलिए पेश किया था क्योंकि 5 दिन से ही जो भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के जो मंत्री थे वो आपस में ओपनली पब्लिकली स्पीच देकर उनमें डिस्कंटेंट था। वो डिस्कंटेंट इसीलिए था कि उनको ये लग रहा था, घुटन महसूस हो रही थी, उनको ये लग रहा था कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जो है वो गोवा को चला रही है। जी, मैं उस पर आऊंगा। हमने जो है तभी ही, हमारे पास अभी समय है, हम दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो सवाल आपसे था वो इसी पर था कि आप किस बुनियाद पर दावा कर रहे थे, उसका आपने जवाब दिया। मैं विनीत जी को इसमें चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। विनीत जी, कांग्रेस का यह कहना है कि जब विधानसभा के नतीजे आए थे तब भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के पास अन्य पार्टियों का समर्थन भी मिल जाता, लेकिन वो न्योते का इंतजार करते रहे, उनको न्योता नहीं मिला। इस बीच बीजेपी ने जुगाड़ करके जो है समर्थन जुटा लिया। इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा अखिलेश भाई, आपकी अनुमति से मैं थोड़ा से गोवा के बगल में, गोवा की जो सीमा है उसके बगल में कर्नाटका है। अब जरा अगर आप और या आपके मेहमान सुनील जी अगर मुझे बताएं कि कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है, इसके ऊपर जरा वो अगर प्रकाश डालें
तो हम सबको अच्छा लगेगा, आपको भी पता बोलने चलेगा और दीजिए, फिर जनता मैं को भी आपको पता पूरा चलेगा मौका कि दूंगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटक में कौन है। और जी आप बोलिए। है ना, सुनील जी खाली इतना बता दे कि सिंगल लार्जेस्ट कौन है कर्नाटका में, और फिर वहां पे ये वाला फॉर्मूला जो है मैं सिंगल बता रहा हूं लार्जेस्ट वो आपको, क्यों नहीं लागू होता? कर्नाटक की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति अलग है, क्योंकि कर्नाटक में जो है हमारी जो अलायंस पार्टनर है, अलायंस पार्टनर जो है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा था, और अलायंस पार्टनर जो है वो एंटी सैफरन वोट मांगे थे, और वो सब लोग, हम लोग पहले से ही एक थे। जैसे ही गवर्नमेंट बनी, जैसे ही वहां पर रिजल्ट आया, तो हम लोग सब लोगों ने अपना अपना लेटर हमने वहां पेश किया था कि ये हमारे पास मेजोरिटी है और हमें डर है कि कहीं पोचिंग ना हो जाए, हमें डर है कि कहीं इसे फोड़ा ना जाए। और हमने इतना ही नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, और इसलिए हम प्रोटेक्टेड रहे। नहीं तो आप लोग पोचिंग करने में तो नंबर 1 है। यहां भी आपने वही किया, 8-8 घंटे आपने इंतजार तक नहीं किया। 5 बजे वहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनका जो अंतिम संस्कार था, आपने इंतजार तक नहीं किया। 10-10 घंटे तक नितिन गडकरी जी वहां बैठे, कोचिंग किया उन्होंने। हमने जो कहा था कि जो बहुमत जो है, हमारे जो मंत्री जो है वो हमारे साथ थे, उनको वापस उन्होंने अपने साथ ले लिया। क्या डील हो गई, थोड़ा समय उनको भी दे दें। कितना हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, आप जरा प्लीज बताइए, क्या क्या डील हुई, क्या क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, वो सब जरा प्लीज बताएंगे आप प्लीज। विनीत जी, क्या सौदेबाजी हुई है? क्योंकि जो आपके दोनों सहयोगी दल थे, दोनों ही इस बात पर नहीं मान रहे थे कि जो सावंत साहब है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो फिर आखिर में यह फार्मूला निकला कि दोनों को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि जैसे गोवा में तो अब एक ही फार्मूला होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री हो और बाकी सारे विधायकों को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं, ऐसा है कि अगर आप जाएं तो राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। अगर आप देखें तो फिर वहां पे क्या कंपल्शन था, क्या सौदेबाजी हुई पायलट के अंदर और गहलोत साहब के अंदर, कि उनको पायलट जैसे छोटे उम्र के व्यक्ति को, छोटे उम्र के, कद छोटा नहीं है, उम्र छोटा है, उनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बने। कोई सौदेबाजी हुई थी क्या? तो ये उनका कंपल्शन हो सकता है। कर्नाटका में लार्जेस्ट पार्टी नहीं, दुगनी नंबर की पार्टी है, केवल लार्जेस्ट नहीं है, दुगनी है। सर सुनील जी, मैं बीच में नहीं बोला, सुनील जी मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरा आप दिस इज अक्रॉस द पार्टी। सुनील जी आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा? अगर आप बोलना चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में आप ऑफ सौदा। सुनील जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप सिर्फ विनीत जी को सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 वाक्य बोले अभी तक। एक बार उनको सुन लेते हैं। जी विनीत जी। हाँ, सुनील जी आपके फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो लोगों को लगेगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड है मनमोहन सिंह जी के जैसे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आप पूरा बोलिए, आपको जो भी बोलना है पूरा बोलिए प्लीज, है ना। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी फ्रस्ट्रेटेड थे, आप ये 10 मिनट में यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे कैसे चलेगा? आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, हम बात करें गोवा की, मनमोहन सिंह जी को कहां से जनता जवाब देगी? मनमोहन सिंह जी के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं। आप विषय पे, विनीत जी विषय पे बोलिए। क्या गोवा में बीजेपी जो है सौदेबाजी कर रही है अपने सहयोगियों को साथ लेने कैसे बोलूंगा जब बार बार अगर बीच में बोलेंगे जा रही है? क्या ये लालच बीजेपी दे रही है ताकि वो साथ रहे, सरकार बची रहे? अखिलेश जी, मैं 4 वाक्य बोलना चाहता हूं अगर आप मुझे अनुमति दे तो। नंबर 1, ये नंबर 1 सबसे ज्यादा विधायक वाली पार्टी तो कर्नाटका में हम हैं, और हम डबल हैं कांग्रेस के। जब अगर वहां पे वो जाके जा सकते हैं तो हमें भी अधिकार है कि उसी के बगल में गोवा जो है वहां पे जाए। नंबर 2, अगर कांग्रेस को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री देना पड़ता है तो कोई सौदेबाजी हुई थी क्या? उसके बारे में वो खुलासा करे। अगर वहां सौदेबाजी नहीं हुई, कर्नाटक में आपको मौका मिला था, कर्नाटक में आपको मौका मिला था, आपकी सरकार बनी थी, आप बहुमत साबित नहीं कर पाए। सर सुनिए ना, तीसरी बात बताता हूं मैं आपको। ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगों को साथ में लेके चलते हैं। आपने देखा होगा कि वो फिर महाराष्ट्र में शिवसेना हो, फिर बिहार के अंदर हमारे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, या फिर नीतीश जी की पार्टी हो, और अभी तो हमारे पास तमिलनाडु के भी मित्र भी आए हुए हैं, हम उनको साथ में लेके जाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व आज क्या है? कांग्रेस का अस्तित्व है कि सभी लोग उसको दरकिनार कर रहे हैं, और 14 जो विधायक को बोल रहे हैं, सुनील जी को भी पता है उनके मन में कि 14 विधायक उनके साथ में नहीं है। कल सुबह कई उनके साथ में नहीं भी होंगे, ये भी परिस्थिति आ सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कई उनके साथ में नहीं भी रहेंगे। तो ये कहना कि मैं बार बार कहना कि 14 विधायक है, ये शायद ना गलत होगा। तो ये है ना। और दूसरा कैसा है, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, एंटी सैफरन बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक मैं टीका करता हूं। वो हमको वो अपने आप को एंटी सैफरन बोलते हैं, अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, लेकिन फिर राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के जाते हैं, फिर वो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी जो है गंगा की यात्रा करने की इधर बात करते हैं। कंफ्यूजन इनके मन के अंदर।
हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं, हम राम पे अड़िंग है। अभी आप बोल रहे हैं अभी पहली बात तो सुनील जी उनका ये आरोप है कि आपके जो विधायक हैं वो एकजुट नहीं है, वो भी कल सुबह उनमें से कई सारे छिटक सकते हैं गोवा में, तो आपके पास नंबर्स नहीं है वहां पर। देखिए ये तो स्पेकुलेशन वो कर रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूं कि जिस दिन आप ये सरकार बनाओगे, मैं आपको दावा कर रहा हूं दोनों भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो सीनियर लीडर है और आपने सीएम जो चुना है वो बिल्कुल जूनियर आदमी है, उनका मैं दावा कर रहा हूं कि ये 48 आवर्स में ये सरकार गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हमने कहा था कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास एफिशिएंट लोग हैं, हमको सरकार बनाने की आपके लिए अच्छा है ना भाई, इजाजत दीजिए। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे प्रताप सिंह राणे की सरकार हो, उसके पहले कांग्रेस ने स्टेबल गवर्नमेंट दी है, लेकिन आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। आप छोटी छोटी स्टेटों में भी, आपने चाहे मणिपुर हो, उत्तराखंड हो या गोवा हो, जहां भी आपको मौका मिला आप कांग्रेस मुक्त करने के जद्दोजहद में डेमोक्रेसी को आपने कील किया। ठीक है सुनील जी, मैं पूछूंगा विनीत जी से पूछूंगा ब्रेक के बाद कि क्या जो सरकार बनने जा रही है वो एक स्थायी सरकार हो सकती है इन हालात में, जबकि इतनी बैसाखियां लेकर के सरकार चल रही है, चलेगी, तो क्या वाकई एक स्थायी सरकार दे पाएगी बीजेपी गोवा में? इस पर हम पूछेंगे विनीत जी से, लेकिन अभी एक ब्रेक। तो सवाल यही कि क्या गोवा में अब एक स्थिर सरकार बन सकती है? जो बाकी का 3 साल का कार्यकाल बचा है विधानसभा का, उसमें क्या हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि सरकार को लेकर के उठापटक नहीं होगी? विनीत जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगा कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि आप बजाय जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के सीधे विधानसभा को भंग करा के नए सिरे से चुनाव करा लेते? देखिए ऐसा है कि ये सारे सलाह केवल भारतीय जनता पार्टी को दी जाती है, ये मेरा प्रश्न है ना, रहता है हर बार। अगर ये बात अगर होती तो फिर कर्नाटका में भी तो अगर आप देखें तो 2 नंबर की पार्टी, रिजेक्टेड पार्टी जो है, उन्होंने सरकार बनाई है। कांग्रेस की सत्ता थी, इनको रिजेक्ट करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर की पार्टी वहां पे बनाई थी, तो वहां पे भी होना चाहिए। फिर बाकी भी जहाँ के भी कहीं पे होता है, तो जब भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेके करती है, और जहां तक मुझे पता है एमजीपी हो या जीएफपी हो या अन्य जो निर्दलीय और जो कांग्रेस के अंदर रहने वाले इस समय के जो वहाँ के आमदार हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनकी भी मंशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मराठी में कहावत है, वहाँ पे गोवा में कहावत चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चांगली सरकार, मतलब वो अच्छी सरकार है, ऐसे उनके वहाँ पे मानता है। आप वहाँ पे जाइए, मापसा में जाइए, आप वहाँ पे मुंबई में जाइए, कोंकणा में जाइए, पंजिम के अंदर जाइए, हर जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से लोग मन से जुड़ते हैं। पर मुझे लगता है कि गत कई सालों में जो वहाँ पे काम, आपको बहुमत तो नहीं मिला ना, आप तो इतने पीछे रह गए थे, कांग्रेस नंबर 1 थी। एक कंफ्यूजन, एक आप हम मेहनत करेंगे, पूरी सरकार लाएंगे, अच्छी तरह से सरकार लेंगे। और देखिए एक्सपोजर कैसा है, एक्सपोज होता है। पिछली बार उन्होंने कहा हम लोग हिंदू टेररिस्ट है, हिंदू टेररिस्ट करके शब्द उन्होंने कॉइन किया, वो सभी हिंदुओं को बुरा लगा। आज सुनील जी ने बड़े गर्व से कहा कि एंटी सैफरन मैंडेट उनको मिला है। इसका मतलब क्या वो हिंदू विरोधी पार्टी है? यानी ये जो शब्द है कि हम एंटी सैफरन मैंडेट लेके आए थे, हम ये हिंदू, ये क्या तरीका होता है कि किसी तरह के जमहूरियत के अंदर इस तरह के शब्द कभी इस्तेमाल किए जाते हैं? लेकिन अगर वही उनकी सोच है तो ठीक है, हम लोगों के बीच में जाएंगे, शासन के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमने गोवा को जोड़ा है सड़कों से, जिस तरह से वहाँ पे पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई का जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ पे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हुई लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है, मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल तक भारतीय जनता पार्टी हमें और मेहनत करेगी, गोवा को बाकी स्टेट्स के लिहाज में लाएगी। ठीक है सुनील जी, मैं आपको लाना चाहूंगा कि आप भी मानते हैं कि एक सरकार बननी चाहिए वैकल्पिक, या फिर नए सिरे से चुनाव होने चाहिए? देखिए इनका पहले से प्लान था, इसलिए हमने दावा किया। इनका आज भी मन में वही प्लान है कि बैकडोर से गवर्नर रूल्स इम्प्लाई करके वहां पर बैकडोर से ये वापस वो अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, और इसीलिए टर्मोइल सिचुएशन में भी उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया नहीं। अब ये बहाने ये सारे कर रहे हैं, सैफरन, एंटी सैफरन, वो बात नहीं है। हम भी उतने ही हिंदू है, लेकिन हम हिंदू होने के बावजूद हम सारे पार्टी, सारे धर्मों का रेस्पेक्ट, इसी शो में बोला है, अगर रिपीट करें तो पता चलेगा आपने कहा एंटी सैफरन, मैंने नहीं कहा है। सारे रिलीजन्स का रेस्पेक्ट आपने इसी शो में कहा है, इसी डिबेट में कहा है सर। ठीक है सुनील जी, विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि अभी गोवा की जो कहानी है, स्टोरी है, वो भी चल रही है। अभी तक वहां पर लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं।
पहले खबर आई थी कि 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, यानी अभी भी बीजेपी अपने सहयोगियों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आगे आगे क्या होता है देखते जाइए। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया पर वक्त एक ब्रेक का।